गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। साजिदा बेगम का हंस हंस कर बुरा हाल था और जुगनू के लबों पर भी बड़ी मुद्र सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। फिर खाना पीना चुना गया और खुशगवार माहौल में खाया गया। इससे अगले दिन वो जुगनू के साथ बाजार गई और अपने ससुराल वालों के लिए ढेरों तोहफे तहफ खरीदे और फिर इसी शाम को वो उकाड़ा को खैरबाद कहती हुई बक्कर के लिए रवाना हो गई। किस्त नंबर 10। खलील अहमद एक मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके ख़ानदान में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्विस में 15 से लेकर 18 और 20 ग्रेड तक ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने छोटे से पैमाने पर काम शुरू किया था और इनकी दिन रात मेहनत, लगन और दयानतदारी रंग लाई और कारोबार चमकने लगा और फिर तो दिन ब दिन फैलता ही चला गया। जुगनू तो लंदन चला गया था। 2 बेटियां थीं जो ज़ेरे तालीम थीं। एहतशाम ने एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी तो वो बहुत खुश हुए कि तिजारत तो बादशाह होती है, इससे बढ़कर और इनको कौन सा शोबा होगा। तीसरा बेटा हमजा था जिसकी तबीयत में लापरवाही और उबालीपन था। वो ज़ेरे तालीम था। खलील अहमद को बड़ा अक्ल और समझदार समझा जाता था। दोस्त अहबाब अक्सर पेशतर अपने घर के मसाइल इनके सामने रखकर इनका हल पूछते थे, लेकिन इनके भाई दिल में इनसे हसद भी करते थे। इनके छोटे भाई मज़हर अहमद एक सरकारी महकमे में अकाउंटेंट थे। भाई 8 बच्चे और 2 हम मियाँ बीवी। 10 अफराद का खर्चात पूरा करना सख्त मुश्किल हो गया है। आखिर लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। अब फ्याज को ही देख लें, क्या शानदार गाड़ी पर ऑफिस आता है, क्या एक क्लर्क इतनी कीमती गाड़ी खरीद सकता है, अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है। एक अहम है कि हमारे पास एक स्कूटर ही है। वो मुस्कुराए। फ्याज इनका कज़न था। बस यार, इस जहाज़ की खैर मनाओ, कैसे ही महफूज रखे। मज़हर, तुम 4 बेटियों और 4 बेटों के बाप हो। यही बेटे जब कमाएंगे तो घर भर देंगे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए तुम्हें। खलील अहमद ने हंसते हुए कहा। खलील अहमद ने एक कहका लगाया और बोले, भाई, आपसे कहकर अपना गम गलत करना चाहो तो नसीहतों के दफ्तर खोल कर बैठ जाते हो। ये नसीहतें हमारा पेट तो नहीं भर सकेंगी। फिर तुम क्या करना चाहते हो? वो ही जो और लोग कर रहे हैं। ये कोई आफियत का रास्ता तो नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि जो कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन खैर छोड़ो। ये बताओ, अगर कभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मज़हर अहमद ने पुरउम्मीद नज़रों से भाई को देखा। दिलो जान हाजिर है, तुम कह कर तो देखो, बोलो क्या बात है। खलील अहमद ने इनके शाने पर हाथ रख दिया। अभी नहीं, फिर बताऊंगा। मज़हर अहमद के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। खलील अहमद भाई की इस मुस्कुराहट को समझ ना सके। उन्होंने कई बार मज़हर अहमद को समझाया था कि कोई गलत काम ना करें कि शोहरत ख़राब हो जाए। ढके छुपे लफ्ज़ों में समझाते थे। जो बाप अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल का लुक़मा नहीं खिलाता और फजल रब की तरफ भागता है, इसकी औलाद भी इससे मुखलिस और रास्तबाज नहीं होती। यही वजह थी जब मज़हर अहमद ने हराम के पैसे कमाने शुरू किए तो इनकी बीवी ने मज़हर अहमद का गिरबान पकड़कर कहा, इसका रद्द-ए-अमल बच्चों पर पड़ेगा। तुम्हारा अंदर का वो नेक नहाद, हर लम्हा खुदा से डरने वाला मज़हर कहाँ गया जो कहता था कि मैं अपने बेटों को कस्टम और पुलिस की नौकरी कभी नहीं करने दूंगा, चाहे वो खड्डे खोदें, मजदूरी करें, क्यों वहाँ पर खुली आंखों से लेन देन का कारोबार चलता है। बोलो, अब यही क्या है? तुमने खुद को कुन रास्तों पर डाल दिया है। इसी वक्त क्यों अपने कदमों को इस रास्ते पर चलने से रोका? सिराते मुस्तकीम का रास्ता क्यों तुम्हारी दस्तरस से निकल गया? क्यों घर को सर पर उठा रखा है? खामोश रहो। हमारी ज़रा सी बात इन ऊंची ऊंची दीवारों से बाहर लपक कर जाती है और दूसरों के घरों में बड़े बड़े कारनामों की हमें खबर नहीं होती। दुनिया में सब कुछ हो रहा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया तो क्या क़यामत आ गई? हर शख्स को अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, तो फिर मैंने क्या बुरा किया है? सब बच्चे सहम कर कोने खुदरों में घुस गए। आजकल मज़हर अहमद बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। वो मज़हर कहाँ गया जो कल तक हलाल की रोज़ी कमा कर लाता और अपने बच्चों को खिलाता था? उन्होंने शौहर का हाथ थाम कर पूछा। वो मज़हर मर गया आसिमा। अब हालात ने एक नया मज़हर पैदा कर दिया है। उन्होंने नहायत गुस्से से बीवी का हाथ झटक दिया और बोले, जब हर जगह यही कुछ हो रहा है तो हम क्या किसी दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक हैं? क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रही हो आसमा?
आखिर तुम्हें ये 4 जवान बेटियां क्यों नजर नहीं आती? इन्हें भी तो कल भारी जहेज के साथ रुखसत करना है। कहाँ से आएगा ये सब कुछ? ज्यादा जज्बाती बनने की कोशिश ना करो। अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं कर सकते तो अपनी जुबान और आंखें बंद कर लो। वो गुस्से में खोलते हुए कमरे से निकल गए और आसमा दरवाजे के पट से सर टिकाए सिसकियां लेती रही। इनकी आंखों में खौफ की परछाइयां नाच रही थीं। खलील अहमद ने फिर कभी मजहर से इस मौजू पर बात नहीं की थी, बल्कि वो पहले से ज्यादा मोहतात हो गए थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मजहर अब वो मजहर नहीं था जो दोस्त यारों का यार हुआ करता था, जिसे देखकर दिल में ठंडक उतरने लगी थी। मगर अब नहीं देखकर वो कुछ खौफजदा से हो जाते थे और आखिर दिन वो खौफ इनके सामने मुजस्सम होकर आ गया था। मजहर अहमद के रिटायरमेंट के 4 साल रह गए थे। इतना तवील अरसा उन्होंने बड़ी दयानतदारी और मेहनत से गुजारा था। महकमे का हर शख्स इनसे खुश था। वो अपने बेहतरीन इखलाक और जिम्मेदाराना सलाहियतों की वजह से सब में यकसा मकबूल थे और इसी मकबूलियत और एतमाद से फ़ायदा उठाते हुए मजहर अहमद ने कुछ लोगों से भारी रिश्वत के तहत कुछ गैर कानूनी खुफिया कामों में मदद मांगी और इनके अंदर एक धमाका सा हुआ। भाई, अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप मेरा साथ दोगे? उन्होंने मजहर अहमद से किया और आज मदद की इस नोयत ने इनका नफ्स मदा जाहिर कर दिया था। लम्हा भर तक तो वो कुछ बोल ही ना सके। क्या सोचने लगे यार? आपने तो मुझे यकीन दिलाया था कि दिलो जान से मेरी मदद करोगे। मजहर अहमद ने भाई को घेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? जब कहो मैं हाजिर हूँ। वो मुस्कुराए। भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मजहर अहमद ने खुश होकर इनकी पुश्त थपथपाई और चले गए। शायद कुदरत इनके ज़र्फ का इम्तहान ले रही थी। कुछ दिन तो वो टालते रहे, फिर उन्होंने बगौर मजहर अहमद को देखा। वो इसकी वजह मालूम करना चाहते थे। बोले, मजहर, अभी तुम्हारे 4 साल बाकी हैं। इस अरसे में मालकान तुम्हारी साबका कारकर्दगी से खुश होकर तुम्हारे लिए बरात का ऐलान भी कर सकते थे। तुम्हें आगे 2-4 के लिए तरक्की भी मिल सकती थी। तुम्हारी सेहत भी ठीक ठाक है। घरेलू प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं। बच्चे भी पाँव पर खड़े हो जाते। वो वक्त ईमान और सुकून की रोटी खा रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया? फिर क्या करता? सुकून से तो थे, क्यों बेतमनानी, बेसुकूनी, बेचैनी खरीद ली अपने लिए? बहुत मजबूर हो गया था। माशी प्रॉब्लम सब आपके सामने है। तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी साहब का दयानतदारी, मेहनत, वफादारी और आला कारकर्दगी पर हर्फ आएगा। मेरा नाम राशियों में लिखा जाए। तुम इज्जत के साथ अपने ये 4 साल भी गुजार लेते। अब आप मुझसे इसकी वजाहत न पूछिएगा। फिल वक्त मैं आपको मुतमईन नहीं कर सकूँगा और आपकी मोहब्बत हमेशा याद रखूँगा। खलील अहमद भाई के झुके हुए दूसरे सर की तरफ देखते रहे। वो जाने क्या सोच रहे थे। फिर एक ठंडी सांस लेकर वो उठ खड़े हुए। ठीक है मजहर, मैं कोई वजाहत नहीं चाहूँगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया भाई। मजहर ने ठंडी सांस लेते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने खड़े होकर भाई को सीने से लगा लिया। आसमा की शौहर से अच्छी खासी झड़प हो चुकी थी। वो देख रही थी कि बेटियों ने अब ज़्यादातर दिलचस्पियां बाहर ढूंढ ली हैं। माँ का दिल ही कितना होता है, वो तड़प कर रह जाती। मजहर अहमद की मसरूफियत भी बढ़ चुकी थी। वो भी घर देर से आते, आज जब बात आए तो उलझे उलझे से रहते। आसमा का गुस्सा संवरने से पर आ जाता। वो कई बार मियाँ से इस सिलसिले में झगड़ा कर चुकी थी। हराम का पैसा खिला खिला कर बच्चों को गलत रास्ते पर डाल दिया है। तुम्हें पैसे के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं रही। बच्चे ही बिगड़ गए, हाथों से निकल गए। जो घर में हैं, इनको तो ज़रूरत है आपकी। इन्हें तो संभालें, इनके गिर्द मोहब्बतों का इसार खींचें, वरना ये ज़िंदगी जन्नम बन जाएगी। हमारी बेटियां इसी दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाएंगी, कोई नहीं झांकेगा। वो बेतहाशा रो रही थीं। उन्होंने दुखी दुखी नज़रों से बेगम को देखा। ऐसी बदफाल मुंह से ना निकालो आसमां। जो कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मजहर ने बीवी के जख्मों पर मरहम रखना चाहा और आसमां आंसुओं भरी शाह की निगाहों से मजहर अहमद को देखती ही उठकर चली गईं। इन्हें ये तसल्लियाँ तस्कीन नहीं पहुंचा सकती थीं, बल्कि इनका गम सिवा हो जाता था। वो कुछ परेशान से हो गए। 4 बेटियां इनके सामने आकर खड़ी हो गईं। एक बेटी की मंगनी हो चुकी थी, दूसरी की बात चल रही थी। आसमा की ख्वाहिश थी कि वो दोनों बेटियों की शादियां एक साथ कर देंगी, इससे पहले कि वो वक्त हाथ से रेत की मांदी फिसल जाता। वो अपने दिल को तसल्ली देते, जो होता है वो होकर रहता है। इसलिए उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन बीवी का गुस्सा और दुख गलत नहीं था। वो माँ थी,
बच्चों की भलाई चाहती थीं। बड़े दिनों तक खलील अहमद चुपचाप से रहे। इन्हें मज़हर की तरफ से धचका पहुंचा था। उन्होंने चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश की थी। सब्र, ईमान से खाते तो बहुत था। सब रिश्ते नाते बदल गए थे, खुद गर्जी में तब्दील हो गए थे, ज़माने का मिजाज भी बदल गया था। इनको ये सोच डसने लगी, जब मैंने रहा तो हो क्या होगा, आखिर कुछ ना कुछ तो पीछे रह जाने वालों के लिए होना चाहिए। ये सोचते हुए इन्हें अपना वक्त याद आ गया। उन्होंने इसी वक्त से मेहनत की जब बच्चे सिर्फ पढ़ते और खेलते हैं। हाल और मुस्तकबिल इनके सामने कोई तसव्वुर नहीं होता। वो दो भाई थे, बाप की छोड़ी हुई काफ़ी जायदाद थी कि बैठ कर खा सकते, जो बराबर से दोनों भाइयों को मिली थी। मगर बाप की ज़िंदगी ने वफा न की और इस वक्त अल्लाह के यहाँ इनका बुलावा आ गया। जब खलील अहमद सिर्फ 5 साल और मज़हर अहमद 4 के थे और बहन 7 साल की थी। कानूनी तौर पर ताया इनके सरपरस्त और मुख्तार थे। इसी तरह पूरा कारोबार और जायदाद ताया जान की तहवील में चली गई। इसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। इतना ही खर्च देते जितना पेट भरने और तन ढांपने में ज़रूरत पड़ती। खलील अहमद हमेशा से आसाद तबीयत के मालिक थे। उन्होंने कभी अपने ताया से मज़ीद नहीं मांगा, बल्कि ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपनी जुमला ज़रूरियात पूरी की। तालीम का खर्च ताया ने सिर्फ मैट्रिक तक उठाया था, फिर बंद कर दिया तो माँ ने घर में कपड़े सी कर बच्चों को आगे पढ़ाया। बहन की शादी के लिए इनके वालिद ने कुछ हंस खरीद कर डाल दिए थे, वो काम आए। थोड़ी बहुत ताया जान ने मदद कर दी। इस तरह बहन का फ़र्ज़ भी अदा हुआ। खलील अहमद ने BSc कर लिया और 1 साल बाद मज़हर ने भी BSc कर लिया, मगर उन्होंने तालीम ना छोड़ी। पार्ट टाइम जॉब करके आगे पढ़ाई का खर्च पूरा किया। माँ बीमार रहने लगी थी और फिर इनकी शादी यास्मीन से हो गई। लेकिन शादी के बाद बहुत अरसा तक वो ताया के घर ही रहे और यास्मीन के साथ रवायती सास नंदों वाला सलूक किया गया। लेकिन यास्मीन से शादी के बाद खलील अहमद एकदम ही तरक्की करते चले गए। बाप की विरासत से थोड़ी सी जो जायदाद थी, इसी से उन्होंने छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और इनकी दिन रात की मेहनत, लगन और कोशिश से वो कारोबार फैलता चला गया। मज़हर अहमद MSc के बाद सरकारी महकमे में लग गए। मज़हर अहमद की शादी आसमा से हो गई और इनकी शादी के बाद माँ चल बसी। मज़हर अहमद ने इस वक्त से अब तक सख्त मेहनत की थी, बच्चों को तालीम दिलाई, जो हिस्सा मिला था इससे घर खरीद लिया और अब अपनी नेकनामी ज़रा सी लालच के लिए ख़राब कर दी। खलील अहमद ने बच्चों को आला तालीम दिलाई, घर बनाया, कारोबार सेट किया और यास्मीन के साथ जाकर हज की सआदत भी हासिल कर ली। अब कुछ अरसे से वो बीमार रहने लगे थे और सारा कारोबार एहतशाम की निगरानी में आ गया था। स्याह और सफ़ेद का वही मालिक था। आसमा की दुआएं थीं। इनके नसीब अच्छे थे कि 2 बेटियों की शादियां बहुत धूमधाम से इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गई थीं और बच्चियों की शादी में खलील अहमद ने बहुत साथ दिया था। इसके बाद इन पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। मज़हर अहमद रिश्वत के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिए गए और इनसे पैसे का मुतालबा किया। दिन रात इसी परेशानी और सोचों में गुम वो दिल के मरीज़ बन गए। एक दिन दिल का शदीद दौरा पड़ा और खालिक हकीकी से जा मिले। बेटे अपने रास्तों का इंतखाब कर चुके थे, वो तो दहशत गर्दी में मारे गए और 2 घर का रास्ता ही भूल गए। आसमा दोनों बेटियों को सीने से लगाए बैठी थी। इनके घर का सारा खर्च खलील अहमद उठा रहे थे। मज़हर अहमद गलत कारियों की सज़ा भुगत चुके थे, वो तो दुनिया से चले गए थे, लेकिन इनके किए की सज़ा इनकी औलाद और बच्चे काट रहे थे। फरिया जिस कदर शौक मिजाज थी, लिबास के मामले में इसी कदर सोबर, संजीदा और सादगी पसंद थी। हर तकरीब, हर पार्टी के लिए खूबसूरत तराश खराश और निस्बतन हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। ज्वेलरी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करती थी, बस कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे गोल्ड के जो हर वक्त पहनने रहती थी। वो बहुत कम और हल्का मेकअप करती थी, वो भी मजबूर करने पर। मगर जब कभी भी मेकअप का मरहला आता तो वो सादिया को मना कर देती और मुस्कुरा कर कहती, जब अल्लाह ने हमें अच्छी शक्ल और सूरत अदा की है तो फिर हम क्यों इस पर लिपा पोती करें। वो तो ठीक है फरिया, मगर नोक पलक तो दुरुस्त करना पड़ता है ना। आखिर हमारी अम्मी, नानियाँ, दादियाँ भी तो रूप सिंगारा करती थीं। ये अलग बात है कि इनके तौर तरीके दूसरे थे, मगर अब ज़माना नया है, वक्त के तकाजे भी नए हैं। बात तो वही है, बल्कि पहले से ज़्यादा सहूलतों के साथ। सादिया मुस्कुराई, आओ मैं तुम्हारे लाइट मेकअप कर दूं। लेपा पोती तो लग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं और तुम तो माशाल्लाह पहले ही 14वीं का चांद हो। इसने फरिया की आंखों में झांका और खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तो फिर इस चांद को चांद ग्रहण बनाने की कोशिश में क्यों हो? फरिया ने कहा, ये तो बाद में ही पता चलेगा क्या बनना है, अपना फन तो दिखाते दो। देखो सादिया, मुझे नहीं करना मेकअप वेकअप। वो पीछे हटते हुए बोली, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर अच्छा लगे ना लगे तो मुंह धो लेना। तुम तो यूं ही खौफजदा हो जैसे सर्जरी करानी पड़ेगी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन नहीं कराना मुझे मेकअप। फरिया, आखिरी बार कह रही हूँ, मान जाओ प्लीज, वरना वरना क्या, नाराज हो गई ना तो मनाती फिरोगी। इससे बेहतर है, और अगर अच्छा ना लगे तो मुंह धो लेना। और फिर वो मान गई। ठीक है, तुम खुश हो जाओ। और जब सादिया ने आईना सामने किया तो फरिया चीख पड़ी। लग रहा था कि दिवाली की गजरिया, इतना गहरा मेकअप, इतनी गहरी लिपस्टिक, वो मोटा मोटा काजल गालों पर इतनी लाली की उंगली से उठा लो। और फायदा दूर खड़ी कह के लगाने लगी। फरिया इसे मारने दौड़ी तो वो कमरे से निकल गई। अगर वो बाई जाती तो सभी से देखकर मारे खौफ के चीखे मारने लगते। वो मसम्मी सी सूरत बनाकर मुंह धोने के ख्याल से वाशरूम की तरफ बढ़ी कि इतने में हमजा आ गया। फरिया, एक ज़रूरी काम है, कर दो प्लीज़, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट की बात है, इधर आओ। कहा ना अभी आती हूँ। वो धीरे से चलते हुए इसके करीब पहुंच गया और इससे खबर कि वो बाथरूम में घुस जाती। हमजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। इधर देखो मेरी तरफ। इसने पलट कर देखा तो हमजा के बुलंदो बाला कह के इस डूब मरने पर मजबूर कर रहे थे। इतनी हसीन खूबसूरत इससे पहले कभी नहीं देखी। वो इससे हाथ छुड़ाती हुई बाथरूम में घुस गई और वो खड़ा कह के लगाता रहा। सादिया की बात सुनकर ही वो अंदर की तरफ दौड़ा था। वो मज़े ले लेकर सबको बता रही थी। कुछ देर बाद वो निकली तो सादिया इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी मासूमियत से आंखें टिपटिपा रही थी। प्लीज़ फरिया, माफ़ कर दो। और फरिया को इसको सूरत देख कर हंसी आ गई। क्या ख्याल था तुम्हारा? मेरा चेहरा था यह तस्वीर जिसमें रंग भर रही थी। सादिया से लिपट गई। सच फरिया, मैं देख रही थी। तुम कैसी लगती हो? कैसी लग रही हो? फटाफनास्टिक। ठीक है। फरिया उठकर चली गई। कहाँ जा रही हो फरिया? ड्रेस चेंज करने। क्यों भाई? वो जल्दी से इसके सामने आ गई। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। मैंने माफ़ी तो मांग ली है ना तुमसे। अब ऐसा मजाक आइंदा नहीं करूँगी। प्लीज़ फरिया, देर हो रही है। सालगिरह का केक कट गया तो फिर क्या लुत्फ आएगा? वो मुंह फुसोर कर बोली। अच्छा, एक शर्त पर चलूँगी। एक नहीं 10 मानूंगी, तुम बोलो। वो हंस पड़ी। फरिया इसके साथ चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई और फिर बोली, तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारे मिलने वाले खानदान और अजीज रिश्तेदार सब मेरी तबीयत और मिजाज से वाकिफ़ हैं कि ना मैं नुमाइश पसंद करती हूँ और ना ही नुमाइश का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आइंदा से तुम मुझ पर कोई तनकीद नहीं करोगी। अगर तुम्हारी सोसाइटी में यही सब कुछ होता है तो सॉरी। मुझे चेंज करने की कोशिश मत करो। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहने दो। ठीक है फरिया, तुम तो हर रूम में अच्छी लगती हो। सोसाइटी को गोली मारो। नहीं मोहताज मेकअप का जिसे खूबी खुदा ने दी। वह आंख दबा कर मुस्कुराई। उफ, शरीर लड़की, कहाँ की कहाँ मिला दी। मिसरे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खैर चलो। सादिया ने अपना पर्स उठाया और फरिया के साथ बाहर निकल गई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रही थी। दोनों का रंग रूप कद काठ एक था। अक्सर लोग इन्हें जुड़वा बहनें समझते थे। वो दोनों एक साथ पार्टियों और फंक्शंस में शिरकत करती थीं। वो दोनों हंसती, कह के लगाती, बातें करती, शौकियाँ करती और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाती, जैसे हर बात में हाँ मिलाना इनकी मजबूरी हो। वापसी पर वो ताई के घर ही आई थी और अब बैठी बातें कर रही थी। तभी फायजा ने इन दोनों को मुखातिब किया। मैं कैसी लग रही हूँ? परफ्यूम स्प्रे करके फायजा ने ड्रेसिंग टेबल के आगे से हटकर इनके मुकाबले आकर पूछा। बहुत प्यारी, बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। फरिया ने टी पिंक सूट में मलबूस फायजा को प्यार से देखा। इसके ब्राउन बाल पुष्ट पर खुले हुए बहुत अच्छे लग रहे थे और बिल्कुल लाइट ब्राउन आंखें मस्कारा लगाने से बेहद हसीन हो जाती थी। फरिया, मैं दुबली हो गई हूँ ना? इसने आंखें टिपटिपा कर पूछा। हूँ, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। वो धीरे से मुस्कुराई। तुम दोनों खवातीन को जैसी फील तो नहीं हो रही? किससे? सादिया ने पूछा। मुझसे। हम खुद किससे कम हैं जो तुमसे जलने लगे? वैसे तुम जा कहाँ रही हो? सादिया ने एक जायज़ा लिया था इसके सरापे का। मैं मम्मा जानी के साथ इनके दोस्त के घर जा रही हूँ। ओह, अच्छा तो फिर जाओ, मगर जाने से पहले नज़र उतरवा कर जाना। तो ये नेक काम तुम करो, इसने सादिया को कहा।
आओ मैं उतारती हूँ तुम्हारी नज़र। फरिया के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। इसके बाद वो अपने घर आ गई। आते ही लेट गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी। वो लेटते ही सो गई। जाने वो कितनी देर और भी सोती कि किसी ने से जोड़ना शुरू कर दिया। फरिया, ओ फरिया, उठो भाई, अब और कितनी देर सोओगी? पता है कल से तुम जो शाम को सोई हो तो आज के 11 बजा दिए हैं। तुमने तो सोने के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाय, कल शाम से। पट से इसने आंखें खोल दी। सामने खड़ी मौजूदा शख्सियत को देखा। जो ही वो उठी, इसने दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज़ें लगाईं। फायजा, हमजा, आ जाओ। ना सिर्फ लाइन क्लियर है बल्कि उठ गई है। उठ गई या तुमने उठा दिया? हमजा की आवाज़ उभरी और वह हैरानगी से अंदर आते हुए हमजा को देखने लगी। रात नशा करके सोई थी जो उठना नहीं था, अब उठा दिया ना? उठ गई। इसने तीखी नज़रों से हमजा को देखा। जानती हो आज संडे है और हम कितना बोर हो रहे हैं। चची को फ़ोन किया तो जवाब मिला तुम कल शाम से सो रही हो, अभी तक नहीं उठी। मैंने कहा अब इसे देखें तो सही, वो जिंदा भी है कि? हमजा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेफिक्र रहो, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। जानता हूँ, चुड़ैल कभी पीछा नहीं छोड़ती। क्या कहा तुमने? फरिया ने आंखें निकाली। माफ़ी चाहता हूँ, गुस्ताखी की। इसने पुरसुकून माहौल को बिगड़ते देखा तो फौरन माफ़ी मांग ली। फरिया एकदम मुस्कुरा दी। कल जब मैं कॉलेज से आया तो फौरन तुम्हारी तरफ भागा, लेकिन महारानी साहिबा को सोते पाया। लेकिन तुम्हें सोते पाया तो उठाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई। सोती हुई परी बहुत मासूम दिखाई दे रही थी। मजबूरन दिल को लॉक लगा दिया कि सोने दिया जाए। तो फिर अब क्यों उठा दिया? अब बर्दाश्त के सब उबल टूट गए। अगर ना उठाती तो अच्छी अच्छी खबरें कब तक पेट में रखते। हमजा की बजाय फायजा ने जवाब दिया, भला इतनी देर तक सोने की भी कोई तुक बनती है? वरना तो ऐसा मालूम हो रहा था तुम्हें उठाने के लिए बाकायदा कोई इजाज़तनामा दरकार होगा। यह वक्त भी आ सकता है हमजा, ख्याल रखना चाहिए। वो उठते हुए बोली, इस वक्त आया तो कोई लिहाज किए बगैर नींद के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ दूंगा। फिर कोई शिकवा मत करना मुझसे। सादिया, मलाहत फरमाया तुमने हमजा की गुफ्तगू की स्पीड का मजहर। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान की तेज़ी में इजाफ़ा करे, इसलिए कि तुम्हारी ज़ुबान की तेज़ी रफ्तारी तो तुम्हें छोड़कर भाग गई है जैसे, है ना? महाज तो अब खुलेगा। तुम खातिर में नहीं लाती हो ना मुझे? देखूंगा तुम्हारी दाल कैसे गलती है मेरे सामने। जी नहीं, ये फाउल है। हम सब दोस्त हैं। फरिया हमारी मुश्तरका कज़न है तो इस नाते से सबका सलूक मसावी होना चाहिए। क्यों फरिया? सादिया जो इतनी देर से इनकी गुफ्तगू को चुपचाप सुन रही थी, फ़ौरन फरिया की साइड ली। मेरा ख्याल है अब तुम बिस्तर छोड़ दो तो ये हम सब के हक़ में बेहतर होगा। जल्दी उठो, फिर प्रोग्राम बनाते हैं। फायजा ने सुलह जोई से कहा, पहले खबर सुनाओ। एहतशाम भाई की शादी हो रही है, कल ही फैसला हुआ है, मगर तुम ऐसा सोई कि दुनिया से बेखबर ख्वाबों में की बस्ती में सैर करती रही और तुम लोगों को वो भी पसंद नहीं आई। इसने सादिया को जवाब दिया, और कितना सोगी फरिया, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। वो हंस पड़ी। ऊपर टेरिस पर चलते हैं, खासी चमकदार धूप निकली हुई है। ठीक है, तुम लोग 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं मुँह धोकर आती हूँ। वो मुँह हाथ धोकर जब बाहर आई तो लाउंज में सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। फरिया, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। किचन से आसमां की आवाज़ उभरी, और इन लोगों का नाश्ता मम्मी? हम लोगों के खाने का वक्त हो रहा है मोहतरमा फरिया साहिबा, हमजा ने से घूरते हुए कहा। मेरा ख्याल है ऊपर टेरिस पर ही नाश्ता कर लेना, सादिया ने मशवरा दिया। ठीक है। वो नाश्ते के ट्रे थामे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। टेरिस पर फैली सुनहरी धूप, खुला आसमान और आसमान के नीचे इतने अच्छे लोग, वो सारा मंजर ही इसकी आंखों में बहुत भला लगा। वो नाश्ता करने लगी और वो तीनों कीनों माल्टों पर हाथ साफ करने लगे। सादिया नीचे से आते हुए माल्टों कीनों से भरी टोकरी उठा लाई थी। फिर वो बैठकर एहतशाम की शादी के प्रोग्राम बनाने लगी। वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इन लोगों के दरमियान मोहब्बत और प्यार की खुशबू घुली हुई थी। ये इनके दरमियान आपस में खालिस किस्म की अंडरस्टैंडिंग का नतीजा थी।